कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि मेंस 2025 का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर हमने लास्ट स्ट्रेटजी को लेकर बात की थी और हमने बोला था कि कुछ चीज़ों पर जो है हम पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये जो 2025 का मेंस है उसकी जो तैयारी है आपके लिए बेहतर हो सके। साथ ही जो 2026 का प्री देने वाले हैं और उसके बाद उसका मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी जो है ठीक हम कुछ कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। मेनली अगर हम देखें तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो तो आसानी से कई बार हो जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास को लेकर जो है कई सवाल खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसको लेकर हम कौन से कंटेंट को फॉलो करें। सबसे बड़ी जो सवाल उठता है वो कई बार ऑथेंटिसिटी का उठता है। ठीक है, तो एक जो कंटेंट की प्रॉब्लम आती है वो एक बड़ी समस्या है, चाहे वो प्री को लेकर आए चाहे वो मेंस को लेकर आए। उसमें भी जो एक सबसे बड़ा पार्ट है कि एक जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो प्राचीन भारत के एंशिएंट इंडिया के हों या फिर हम मिडाइवल इंडिया की बात करें तो उसका कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन एक जो बड़ा भाग है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर और जो इंडिपेंडेंस को लेकर इंडिया के जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे उनमें कौन कौन लोग थे, किनका कॉन्ट्रीब्यूशंस था, एमपी का किस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसको लेकर जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं और इसी को लेकर जो है हमने यहाँ पर काम किया है। ठीक, मेनली अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एमपी में हम कई बार देखते हैं तो वो एक हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, आज से हम मध्य प्रदेश इतिहास को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ आने वाले वीडियोस पे हम मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है वो इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम का, जिसे अपन बायलिंगुअल कवर करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इसे हम समझेंगे भी और साथ में इसको लेकर हमें किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी चाहिए और साथ में उसी आंसर राइटिंग में हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कितना पार्ट हमें मेंस में रखना चाहिए। उस सभी को लेकर हमने यहाँ पर जो है आपके लिए एक पर्टिकुलर इस वीडियो को लाए हैं और लगभग हम कुछ दिनों में जो है इस पार्ट को कवर करेंगे जो कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी की, तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने कंटेंट लिया है वो मेनली लिया है किससे, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है हिंदी ग्रंथ अकादमी का। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी का उसको हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास आधुनिक काल से जुड़ा हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो स्वतंत्रता संग्राम की लेकर हिंदी ग्रंथ अकादमी अलग से बुक छापती है, उसको हमने यहाँ पर इसके कंटेंट को डिकोड किया है, इस बुक को डिकोड किया है और उसके बाद जो है इस कंटेंट को बनाया है। साथ में हम देखें तो क्लास 10th में जो एक हमारी बुक है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, उसका जो एक टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो आजादी का जो अमृत महोत्सव है, ठीक है, और उसके अलावा एक स्वतंत्रता अधीनता को लेकर रियासतों का जो विलीनीकरण है उसमें भी हम देखें तो हमको हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिसको ध्यान में रखकर हमने इस कंटेंट को तैयार किया है जो कि प्योरली ऑथेंटिक है और जो सबसे बड़ी समस्या रहती है। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ना सिर्फ आपका इससे मेंस अच्छा जाए, इसमें आपको वैसे भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जिसके माध्यम से अगर आप जो लोग 2026 का प्री देने वाले हैं उनमें किसी भी प्रकार से उनके कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें या भारतीय दृष्टि से देखें, इंडिया के बेसिस पर बात करें या एमपी के बेसिस पर बात करें, तो मेनली जो हम ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड था, इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी, साम्राज्यवादी नीति थी ब्रिटिश की भारत को लेकर कि मुख्य रूप से वो जो अपने साम्राज्य को, मेनली हम ये देखते हैं कि वो व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे। ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि उन्होंने अब राजनीतिक रूप से भी जो है अपना प्रभुत्व जो है वो भारत में डाल दिया। ठीक है, जो अपना डोमिनेंस है वो पॉलिटिकल लेवल पर भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो प्रिंसली स्टेट्स थे या छोटे छोटे यहाँ पर स्टेट्स थे उनको भी यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया। मेनली हम ये देखते हैं, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो हमारी रियासतें थी, ठीक है, उन्हें भी क्या करना चालू कर दिया, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक जो इंसिडेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक जो ऐसा टाइम पीरियड है जिसकी हम बात करते हैं कि जब मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में जब हम देखते हैं मराठा थे और मराठाओं का जो डोमिनेंस था, जो प्रभुत्व था, जब वो खत्म होना शुरू हुआ और ब्रिटिश के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और पेशवा के बीच में जो संधि होती है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि लगभग जो पेशवा ने मध्य भारत में, मध्य भारत की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश को
हम रख रहे हैं। ठीक है, तो मध्य भारत में हम ये देखते हैं कि मध्य भारत का जो मध्य प्रदेश का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो किनके पास आ गया? ब्रिटिश के पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मध्य भारत का जब ये क्षेत्र इनके पास आया तो अलग अलग नीतियों के माध्यम से जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एट्रोसिटीज, अत्याचार जो है वो शुरू कर दिए। ठीक है, तो अगर उन अत्याचारों को देखते हुए हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में जो है हम ये देखते हैं कि क्या शुरू हो गए? यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गए, रिवॉल्ट शुरू हो गया, रेबेलियन शुरू हो गया। किसको लेकर? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हम ये देखते हैं कि अलग अलग यहाँ पर विद्रोह हुए। हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय रूप से अगर हम देखें, विद्रोह की चर्चा करें या रिवॉल्ट की चर्चा करें, तो जो सबसे पहला हमें नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है? जो आपका फर्स्ट, जिसे फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, कौन सा? 1857 का। ठीक है, जिसे मेनली माना जाता है कि यहां से जो है एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अंग्रेजों के जो खिलाफ है, यहां पर जो है विद्रोह शुरू हो गया था कि उन्हें अब इस देश से हमें क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए। जो नीतियां उनके द्वारा बनाई जा रही है वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो जो हम 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं, वहां से हम ये देखते हैं कि शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अगर हम भारतीय दृष्टि, मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में ये जो विद्रोह हुआ था उसके पहले ही अगर हम देखें तो कुछ ऐसे विद्रोह हो चुके थे जो ये दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे, उनकी जो नीतियां है वो सही नहीं है और उसको लेकर अलग अलग जो विद्रोह है शुरू हो गए। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला विद्रोह अगर हम देखते हैं तो वो जो पहला विद्रोह है वो 1817-18 का जो भीलों द्वारा क्या किया गया था, यहां पर विद्रोह किया गया था। भीलों द्वारा ये जो विद्रोह, रेबेलियन किया गया था, वो बहुत ज्यादा जाना जाता है। हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो निमाड़ क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो मेनली इस जगह पर भीलों का बसाव बहुत ज्यादा था। सह्याद्री से लेकर अगर हम देखें तो जो आपका दक्षिणी मालवा क्षेत्र है वहां तक भीलों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। मालवा क्षेत्र में जब हम 1400 ईस्वी की बात करते हैं, 1400 के बाद देखते हैं, तो जब यहाँ पर अरब सरदार आए और अरबों या सुल्तान, जो सल्तनत हम काल देखते हैं, मालवा सल्तनत काल, उस समय पर भीलों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जब यहाँ पर मराठाओं का शासन हुआ और जब होलकर, सिंधिया आए, तो हम ये देखते हैं कि होलकरों के टाइम पर जब पेशवा 1800 के टाइम पर थे तो यहाँ पर जसवंत राव होलकर द्वारा जो है वो यहाँ पर क्या पेशवा के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया गया था। ऐसे में पेशवा के जो मराठा सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर भीलों पर, उनके भीलों के जो गांव है उन्हें उजाड़ दिया था। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश का हम निमाड़ क्षेत्र देखें, हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर आपका सतपुड़ा का उत्तरी क्षेत्र आता है, और ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सतमाला और अजंता वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का। तो अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भीलों की बसाहट बहुत अधिक थी और इन पर एक लंबे समय तक, लगभग 500 वर्षों तक अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग शासन द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया। एक ऐसा समय आया जब अब पेशवा जो है उनका शासन या प्रभुत्व खत्म हो गया, जो डोमिनेंस है वो खत्म हो गया, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, और उसके बाद जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के आने के बाद जब वो जो भीलों का धैर्य था या जो पेशेंस था वो समाप्त हो चुका था। ऐसे में जब अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार शुरू किया, ठीक है, तो इस बार जो है भीलों ने उनके खिलाफ जो है वो विद्रोह जो है वो चालू कर दिया, विद्रोह प्रारंभ चालू कर दिया। और इस विद्रोह को अगर हम देखें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1817 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1818 में भी रहा। ठीक, तो मुख्य रूप से हम देखें तो यहां से ये पहला जो मुख्य रूप से विद्रोह हो रहा है स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। ठीक है, तो अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो उनके विषय देखें तो यहां पर जो विद्रोह है वो कब से शुरू हो गया था? 1817-18 से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक विद्रोह और बहुत ज्यादा जो फेमस है वो 1842 का बुंदेला विद्रोह है। इसकी भी शुरुआत देखें तो पेशवा के साथ संधि होने के बाद जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, मेनली जो सागर नर्मदा टेरिटरी थी या बुंदेलखंड वाला जो रीजन था, उस क्षेत्र में मुख्य रूप से यहां पर इन्होंने कर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाया था। ठीक है, तो यहां पर जो बुंदेला रह रहे थे, जैसे आगे चलकर हम बात करेंगे मधुकर शाह की, जवाहर सिंह बुंदेला की, ठीक है, तो इन पर एक तो ये राजस्व जो है वो ब्रिटिशर्स को नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों को नहीं दे रहे थे, साथ में जो 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था है, 20 ईयर सेटलमेंट व्यवस्था है, वो यहां पर चालू की गई थी। ठीक, तो मेनली हम ये देखते हैं कि उसके बाद जब इन पर बहुत ज्यादा करारोपण हुआ, बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया, तो ऐसे में 1842 में बुंदेलाओं द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, उसके बीच में हम यहां पर देखते हैं कि एक जो विद्रोह है वो 1824 में सीहोर क्षेत्र में भी हुआ था।
ठीक है, जो कि कुंवर चैन सिंह द्वारा किया गया था। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके पहले ही अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता संग्राम है या ये जो विद्रोह है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वो किन किन रूपों में दिखाई देता है हमें? एक भील विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। दूसरा हम देखते हैं कि 1824 में कुंवर चैन सिंह के विद्रोह की हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अपमान किया गया मैडॉक द्वारा, पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक द्वारा। तो उन्होंने क्या किया? यहां पर युद्ध लड़ा। लगभग 24 साल की उम्र में, 1800 में पैदा हुए थे और 1824 में उन्होंने यह लड़ाई लड़ी थी, ठीक। उसके बाद बात करें तो हम ये देखें तो एक जो बुंदेला विद्रोह बहुत ज्यादा जाना जाता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, सागर क्षेत्र में और जबलपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक। तो मुख्य रूप से हमें इन तीन विद्रोहों की चर्चा करनी है, ठीक है। 1857 से पहले जो है हम 1842 और 1817-18 का जो भील विद्रोह है उसकी चर्चा करेंगे। मेंस के हिसाब से देखें तो यहां पर जो सवाल है वो भील विद्रोह से भी बन चुके हैं और बुंदेला विद्रोह से भी बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जो योगदान है मध्य प्रदेश के लोगों का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और जो पहली चर्चा हम करने वाले हैं वो मुख्य रूप से हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? ठीक है, वो भील विद्रोह की, ठीक है। हमने ये देखा कि मुख्य रूप से जो अंग्रेजों की इंपीरियल पॉलिसी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी, साम्राज्यवादी जो नीति थी, उसी का परिणाम था क्या? एज अ रिजल्ट ऑफ द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स डेवलप्ड अमंग इंडियंस which we see from time to time in the form of many rebellions, ठीक है, like 1718 एंड उसके अलावा 1842 का जो हम रिवॉल्ट देखते हैं 1842 का। 1850 is considered to be the beginning of their rise of Indian nationalism, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत है, ठीक है, वो कहां से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से ही मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसके बात करें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो है सबसे पहले ये जो विद्रोह है वो 1817-18 में स्टार्ट हो गया था भील रेबेलियन के साथ, ठीक है, भील रिवॉल्ट के साथ। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित हुई, जिनका स्वरूप हमें समय समय पर अनेक विद्रोहों के रूप में देखने को मिलता है। 1857 को भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत माना जाता है, लेकिन यदि हम इसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसकी शुरुआत 1817-18 में भील विद्रोह के साथ हो चुकी थी, ठीक है। दूसरी हम बात यहां पर करने वाले हैं, अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? भील रिवॉल्ट या भील विद्रोह, ठीक है। तो जैसा हमने बात की कि मुख्य रूप से लगभग 400-500 सालों तक लगभग हम ये देखते हैं कि एक लंबे समय तक भीलों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, ठीक है। जब अरब आए इस क्षेत्र में तो उन्होंने इनके जो जंगल हैं उनको उजाड़ दिया। मुख्य रूप से जो भील है वो किस पर निर्भर थे? जंगलों पर निर्भर थे, अपने कृषि कार्य पर निर्भर थे, और कई बार जो अलग अलग युद्ध होते थे उनकी वजह से जो अलग अलग बैटल्स होती थी तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता था वो इनका होता था। अरबों के बाद हम ये देखते हैं कि जब मुख्य रूप से मराठा इस क्षेत्र पर आए, ठीक है, और मराठाओं ने हुआ किया क्या? तो मराठाओं ने अलग अलग सरदारों में, मतलब जब पेशवा ने अपना साम्राज्य बढ़ाया तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से इसमें होलकर, सिंधिया और पवार जैसे जो सरदार थे वो शामिल थे, ठीक है। तो पेशवा ने मुख्य रूप से अलग अलग जो पांति है या जो अलग अलग क्षेत्र है वो इन सरदारों को दे दिया था। जैसे कि हम ये देखते हैं कि होलकर को मुख्य रूप से इंदौर वाला क्षेत्र मिला, पवारों को देवास वाला क्षेत्र मिला, ठीक है, पवारों को देवास वाला क्षेत्र मिला। इसी तरह सिंधिया को उज्जैन से लेकर हम देखते हैं बाद में उन्होंने विस्तार कर लिया और वो ग्वालियर तक भी पहुंच गए, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो इंदौर को होलकर वाला क्षेत्र मिला उसी में हम निमाड़ क्षेत्र को भी थोड़ा बहुत देखते हैं। उसके अलावा जो आपका उत्तरी महाराष्ट्र है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्षेत्र में यहां पर कौन रह रहा था? यहां पर भील रह रहे थे। तो जब यहां पर होलकर सरदारों द्वारा थोड़ा बहुत विद्रोह पेशवा के खिलाफ किया गया तो उस समय पर हम देखते हैं कि मराठाओं सेना द्वारा इनका जो बहुत बड़ा बस्तियां है, उनके जो ग्राम है, गांव है, उनको उजाड़ दिया। तो एक लंबे समय पर हम देखते हैं कि जो भीलों द्वारा जो है इस प्रकार के अत्याचार को सहा गया, और एक समय आते आते हम ये देखते हैं कि ये जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो भीलों का समाप्त हो गया। तो पेशवाओं के बाद जब हम मुख्य रूप से देखते हैं, पेशवाओं के बाद जब अंग्रेज इस क्षेत्र के उनको शासन प्राप्त हुआ तो ऐसे में जब भीलों के खिलाफ अंग्रेजों ने इस प्रकार का अत्याचार किया, उन पर कर लगाए या उन पर जो है जंगलों पर किसी प्रकार से टैक्सेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो कर लगाने के अलावा उनके क्षेत्र को जो है वो छीनना शुरू कर दिया,
ठीक है, तो उनको भगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो भीलों का पेशेंस है, जो धैर्य है, वो समाप्त हो गया और इस बार इस शासन के प्रति उन्होंने तुरंत ही क्या किया, रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी। और उसी को हम देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था वो था 1817-18 का। 17 में भी ये विद्रोह हुआ, उसके बाद हम ये देखते हैं कि 18 में भी ये विद्रोह शुरू हुआ। अब मुख्य रूप से भील रिवॉल्ट या भील विद्रोह को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखते हैं कि पेशवा से संधि होने के बाद जो इनके यहां पर एक मंत्री थे, या हम बात करें सेनाध्यक्ष के रूप में एक नाम मिलता है हमको, त्रयंबक का नाम मिलता है। ठीक है, यहां पर हमें एक नाम मिलता है त्रयंबक। तो मुख्य रूप से पुणे के किले से भागकर जो त्रयंबक है, ठीक है, जो कि अंग्रेजों से यहां पर बचकर क्या करता है, वो भील वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, और भील वाले जब क्षेत्र में आ जाता है तो भीलों को ये इस बात का अंदाजा तो था नहीं कि किस प्रकार से उन्हें क्या करना है, इनसे भिड़ना है, अंग्रेजों से किस प्रकार से भिड़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर त्रयंबक ने जो है वो भील विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर हम देखते हैं और इसकी इंस्पिरेशन से, ठीक है, इनके इंस्पिरेशन से जो है भीलों ने यहाँ पर विद्रोह किया, जो लगभग हम ये देखते हैं कि फिर 18 में भी चला। तो मेनली जो भील विद्रोह है उसका जो सबसे बड़ा कारण था इन पर होने वाली जो एट्रोसिटीज थी, जो अत्याचार थे, वो था। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो त्रयंबक है वो भी क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। तो ऐसे में जब वो इस क्षेत्र में जाता है, अपने आप को सुरक्षित समझता है, तो त्रयंबक के साथ, ठीक है, भील जो है वो क्या कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मुख्य भूमिका त्रयंबक की थी। उसके अलावा हमें एक जनजाति की बुक है, उस जनजाति की बुक में एक नाम हमें और दिखाई देता है जो कि सेवाराम का था। ठीक है, जो कि सेवाराम का था। तो ये दो नाम हमें दिखाई देते हैं जिनकी मुख्य भूमिका रही भील विद्रोह में, और भील विद्रोह का जो मेन कारण था उन पर होने वाले अत्याचार को लेकर था। अब ये किस प्रकार से जो इंसिडेंट है, जो ये पूरा का पूरी कहानी है, वो किस प्रकार से हुई, ठीक है, तो उसकी चर्चा करें तो मुख्य रूप से जो रीजन था, ये जो क्षेत्र था, वो कौन सा था, खानदेश। अभी हमने डिस्कस किया इस बारे में कि ये जो निमाड़ क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो खानदेश मतलब हम बुरहानपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो सतपुड़ा का उत्तरी भाग है और सतपुड़ा का जो दक्षिणी भाग, जहां पर सतमाला और आपके अजंता आते हैं, उस क्षेत्र में मुख्य रूप से भीलों की बसाहट थी। और अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो हम सतपुड़ा के उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे, और यहाँ पर जो वो क्षेत्र आता है वो आपका कौन सा है, खानदेश। तो इसमें एक लीडर आपके सेवाराम भी थे, और दूसरे हम देखते हैं किसकी हमने बात की, त्रयंबक की बात की। ठीक है, तो ये दो लीडर थे। उसके अलावा इसका मुख्य कारण क्या था, देखो सिंपल सी बात है, हमें कई बार जो सवाल है वो इस प्रकार से बन सकते हैं कि भील विद्रोह 2 मारकर पूछ लिया, तो भील विद्रोह कब हुआ, तो यहां पर हम सीधा 1817-18 किस क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो 2 हमने बातें लिख दी। वही क्वेश्चन जो है अगर आपको 7 मार्कर के बेसिस पर आ जाएगा तो हमें इस बात को बताना पड़ेगा कि मुख्य कारण क्या था इस भील विद्रोह का। साथ में हम मुख्य रूप से किस प्रकार से जो इंसिडेंट है, ठीक है, हुआ, या इसकी कहानी क्या थी, किस प्रकार से ये घटना जो है पूरी हुई, उस घटना की चर्चा हम यहाँ पर 7 मार्कर में कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है ये आपका जो कंटेंट है वो बनाया गया है कि मेनली हम ये देखते हैं कि खानदेश जो है ये रीजन था, ये जो क्षेत्र था। ठीक है, और नेता इसमें से सेवाराम और दूसरे हम बात करते हैं कौन थे, त्रयंबक थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेन रीजन क्या था, जो मुख्य कारण था वो क्या था, कृषि और वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। ठीक है, कृषि करने के लिए इस जो क्षेत्र था या जो लैंड था उसका यूज करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने मना कर दिया था, या उसके बदले वो कर की मांग कर रहे थे, जो ब्रिटिशर जो आपके भील हैं वो देना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो मेन रीजन क्या था कि जो इंटरफेरेंस था ब्रिटिशर्स का एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, किस क्षेत्र में, इस खानदेश वाले रीजन में या भीलों के प्रदेश में, तो यही कारण बना क्या यहाँ पर भील विद्रोह का या भील रेबेलियन का। इन 1817 भील्स रिवोल्टेड इन खानदेश, द ब्रिटिश ब्लेम्ड पेशवाज मिनिस्टर त्रयंबक फॉर दिस रिवोल्ट। मेनली ये जो त्रयंबक नाम आया वो कैसे आया, तो हम ये देखते हैं कि उस टाइम के जो कुछ लेटर्स मिले हैं, जो ऑफिशियल लेटर्स मिले हैं, उसमें ये ब्लेम किया गया है, किसको ब्लेम किया गया है, यहाँ पर त्रयंबक को ब्लेम किया गया है कि एक्चुअली पे ये जो भील रिवॉल्ट हो रहा है ये भील करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो त्रयंबक है जो कि पुणे के थाने को छोड़कर कहाँ पर चला जाता है, भीलों के पास चला जाता है। तो भीलों के पास जब ये जाके इसने इंस्पिरेशन दी, इनको प्रेरणा दी कि हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। तो एक्चुअली पे ये ऑफिशियल लेटर्स में मिला है, जिसके बेसिस पर हम ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने त्रयंबक को क्या किया, इस चीज के लिए ब्लेम किया है। ठीक है, त्रयंबक हैड एस्केप्ड फ्रॉम थाना फोर्ट, ही कंसीडर्ड द भील्स रीजन सेफ फॉर हिमसेल्फ, with his inspiration the Bhils revolted and continued looting during the British rule। 1817 में खानदेश में भीलों ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के लिए पेशवा के मंत्री त्रयंबक को दोषी ठहराया है। त्रयंबक थाना किले से भाग गया था और वह भीलों के क्षेत्र में अपने
अपने लिए सुरक्षित मानता था। ठीक है, उसकी प्रेरणा से ही भीलों ने क्या किया, विद्रोह किया और ब्रिटिश शासन के दौरान लूटपाट जारी रखी। पहले भी ये जो भील थे वो जमींदारों के क्षेत्र पर थोड़ा बहुत लूटपाट करते थे, लेकिन अब यहां पर जो है ये जो लूटपाट है वो भीलों ने बढ़ा दी और उसी को हम किस रूप में देख रहे हैं, 1817-18 के भील रिवॉल्ट के रूप में। ठीक है, एज सुन एज खानदेश केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इन 1818 द भील्स क्लैश्ड विद देम। ठीक है, यहां पर जैसे ही 1818 में खानदेश अंग्रेजों के कब्जे में आता है, भीलों ने उनसे संघर्ष किया। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए अलग अलग कदम उठाए थे। ठीक है, उन्हें पेंशन का लालच दिया। ठीक है, मुख्य रूप से उन्हें पेंशन का लालच दिया गया, लेकिन यहां पर जो भील है वो क्या रहे, अजेय रहे। ठीक है, इनविंसिबल रहे, उन्होंने यहां पर लड़ना नहीं छोड़ा। ठीक है, द ब्रिटिश टुक एक्टिव स्टेप्स टू सप्रेस देम, दे वर लेयर्ड, प्रलोभन दिया गया किसका, पेंशन का। ठीक है, लेकिन वो इस बात में नहीं मानते। अब यहां पर वही कि जो हमने बोला था कि प्रेसिडेंसी, जो एल्फिंस्टन की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में इस बात को बोला था कि जो त्र्यंबक है और उसके नेफ्यूज हैं गोड़ाजी दंगल एंड महिपा दंगल, ठीक है, वो क्या है, यहां पर रेबल लीडर्स हैं खानदेश में। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट जो है वो मेरा प्री के हिसाब से भी है। ठीक है, जो 2026 का प्री देने वाले हैं, तो यहां पर जो एक बात है वो और बोली गई है कि वो अपने लेटर में कहते हैं क्या, कि जो त्र्यंबक है और उनके जो भतीजे हैं, कौन, गोदाजी दंगल और महीप दंगल। ठीक है, महिपा दंगल या महीप दंगल, वो क्या थे, यहां पर विद्रोही नेता थे इस भील रेबेलियन के, भील विद्रोह के। ठीक है, तो इतनी सी जो घटना है हमें वो दिखाई देती है किसमें, भील विद्रोह में, जो 1817-18 में हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैंने एक बात और जोड़ी है भीलों को लेकर कि कंट्रीब्यूशन का रहा है 1857 के पहले, या 1857 मुख्य रूप से यहाँ पर 1817-18 से लेकर 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहां तक भील किस किस प्रकार से लड़े। तो हम ये देखते हैं 1831 में भी भीलों ने जो है वो धार क्षेत्र में, ठीक है, धार रियासत में यहां पर क्या किया था, विद्रोह किया था। इसी प्रकार से 1846 में उन्होंने मालवा में फिर से विद्रोह किया था। ठीक है, और उसके अलावा फिर से खानदेश में यहां पर इन्होंने 1852 में यह विद्रोह किया। 1857 की बात करें तो 1857 में जब भीलों ने यहां पर विद्रोह किया तो उस समय पर जो इनके लीडर थे वो कौन थे, एक थे भागोजी और दूसरे थे काजर सिंह। तो भीलों का जो विद्रोह 1857-58 में हुआ था, अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, हमें कुछ और भी नाम मिलेंगे, भीमा नायक, खाज्या नायक, टंट्या भील। ठीक है, ये इन सब, इन्होंने भी क्या किया, 1857-58 का विद्रोह किया। लेकिन हमें कुछ भीलों में विद्रोही नेताओं के नाम और मिलते हैं, जिसमें एक नाम आपको भागोजी और दूसरा काजर सिंह भी मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि 1831 में क्या, धार राज्य में भीलों ने विद्रोह किया, 1846 में मालवा में किया, पुनः 1852 में इन्होंने खानदेश में विद्रोह किया और 1857 में इन्होंने भागोजी और काजर सिंह के नेतृत्व में भी यहां पर विद्रोह किया। अभी हम सेंधवा, बड़वानी और उसके बात करेंगे जब, तो हम वहां पर देखेंगे भीमा नायक, खाज्या नायक, निमाड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं, सीताराम कंवर का हमें नाम मिलता है। तो 1857 का जो हमारा विद्रोह है, जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम और विद्रोही कुछ नेता थे यहाँ पर, तो उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन एक शॉर्ट में आप इन चीजों को याद रख सकते हो, भागोजी और काजर सिंह भी 1857 के विद्रोह में क्या रहे, विद्रोही नेता रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 1827 में जब भील विद्रोह हो गया, तो भील विद्रोह होने के बाद जो कि थोड़ा बहुत दबा दिया गया, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया, फिर धीरे धीरे बीच बीच में ये विद्रोह होता रहा। ठीक है, तो 1827 में हम देखते हैं कर्नल जो आउटरम थे, ठीक है, वही भील रिवॉल्ट को दबाने के लिए, या भील रिवॉल्ट दोबारा नहीं हो उसके लिए उन्होंने भील आर्मी बनाई थी 1827 में। 1827 में कर्नल आउटरम ने भील विद्रोह को दबाने के लिए क्या बनाई थी, भील सेना बनाई थी। और यहां पर भील सेना की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 पलटन बनाई गई थी। एक बनाई गई थी मेवाड़ भील पलटन, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के बटालियन था ये, ठीक है, मेवाड़ भील बटालियन था। दूसरा मालवा भील बटालियन था और तीसरा खानदेश भील बटालियन था। ठीक है, मेनली हम ये देखते हैं 1827 में जो है वो भील बटालियन बनी, भील आर्मी बनी, 3 बनी। ठीक है, जो मेवाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए एक अलग बटालियन बनाई गई, जो मालवा क्षेत्र में जो भील रह रहे हैं उनके भील विद्रोह, भील रेबेलियन को दबाने के लिए अलग बनी, और तीसरी जो खानदेश में है उसके लिए अलग से बटालियन बनाई गई थी। तो 3 ऐसे पलटन, 3 प्लेटून जो है वो बनाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी चर्चा जो है मुख्य रूप से हमारी यहाँ पर किस पर हो रही है, भीलों पर। ठीक है, जो भील रेबेलियन है वो आपका स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो आपको जो 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो एक बन सकता है क्या आपका भील विद्रोह, ठीक है, सीधा 2 मार्कर क्वेश्चन आपसे बन सकता है।
दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब सॉरी, यहीं पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये आपका 2 मार्कर में बन सकता है भील रेबेलियन, और यही जो क्वेश्चन है वो आपका 7 मार्कर भी बन सकता है। ऑल ओवर जो है यहां से जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी बन सकता है कि 1818 से लेकर, या फिर ऑल ओवर जो फ्रीडम स्ट्रगल है या फ्रीडम मूवमेंट है उसको लेकर, ठीक है, क्या रोल रहा है भील्स का, ठीक है, या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है भीलों का पूरे के पूरे हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो सीधा सीधा उसमें हम किसका, इसका यहां पर डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से स्टार्ट करेंगे भील रेबेलियन या भील रिवॉल्ट से, ठीक है। अब आज जो हम दूसरा एक रिवॉल्ट देखने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा जो दूसरा रिवॉल्ट है या रेबेलियन है वो आपका कौन सा है, बुंदेला। बुंदेला रेबेलियन की अगर इतिहास या देखें तो मेनली हमें ये दिखाई देता है, बुंदेला रेबेलियन हुआ 1842 में था, ठीक है, लेकिन जो इसकी शुरुआत है वो धीरे धीरे 1818 के आसपास से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। कहानी ऐसी होती है कि कारण जब बनते हैं तो एक लंबे समय तक वो कारण बनने के बाद कहीं ना कहीं एक रिवॉल्ट जो है वो एक सामने आता है थोड़ा थोड़ा करके। और अगर हम बुंदेला रेबेलियन की बात करें, बुंदेला विद्रोह की बात करें, तो बुंदेला विद्रोह की अगर हम बात करें तो लगभग हमने ये देखा कि पेशवाओं से जब संधि हो जाती है तो पेशवा के पास ही बुंदेला क्षेत्र आता था, ठीक है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़े भाग में जो है पेशवा ने है उन्होंने रूल किया, ठीक है, शासन किया। और हम ये देखते हैं कि जब संधि हो गई तो ब्रिटिशर्स के पास से जो सारा का जो पेशवाओं के पास से जो सारा का सारा शासन था, जो क्षेत्र था, वो किसके पास चला जाता है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के पास चला जाता है। जब अंग्रेजों के पास चला जाता है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पेशवा के अंदर उनके नीचे जो कार्य कर रहे थे, यहाँ छोटे छोटे सामंत के रूप में कह लो या राजा महाराजा के रूप में कह लो आप, तो जो शासन कर रहे थे ये जो बुंदेला, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि उन पर पेशवाओं द्वारा पहले यहाँ पर राजस्व कर लगाया जाता था, जो उनको उनके बदले उनको जो क्षेत्र मिला है, ठीक है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज इस क्षेत्र पर आए तो अंग्रेजों को इस क्षेत्र से वही कि जब पेशवा के जाने के बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे ये बुंदेला थे, ये जो राजा थे, इन्होंने किसी भी प्रकार से क्या है जो कर है, जो राजस्व कर है, वो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को देने से मना कर दिया या फिर दिया ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल हटा दिया। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो शुरुआत है वो क्या होती है कि सबसे पहले यहाँ के प्रबंधन के लिए, यहाँ के मैनेजमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से एक जो एरिया है, ठीक है, एक जो रीजन है वो बनाया गया जिसे सागर नर्मदा टेरिटरी बोला गया। सागर नर्मदा टेरिटरी के नाम से हम ये देखते हैं कि हमें ये दिखाई देता है, सागर नर्मदा टेरिटरी बनाई गई, क्षेत्र बनाया गया। और सागर नर्मदा जो क्षेत्र यहाँ पर बनाया गया तो साथ में एक प्रोविंस बनाया गया, ठीक है। इसी प्रोविंस को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये जो प्रोविंस है वो दूसरे नाम से चेंज हो गया और ये जो सागर नर्मदा टेरिटरी है उस प्रोविंस में शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक प्रोविंस बनाया गया था जिस प्रोविंस का नाम रखा गया था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है। ये बना था कब, 1835 के आसपास, ठीक है। और सागर नर्मदा जो टेरिटरी है वो जो बन गई थी, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सागर नर्मदा टेरिटरी जो है वो 1820 के आसपास बन गई थी, ठीक है। तो ये जब प्रोविंस बना 1835 में तो ये जो सागर नर्मदा टेरिटरी है वो इस प्रोविंस में शामिल कर दी गई, ठीक है। इस जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, जो उत्तर पश्चिम यहाँ पर प्रांत है, उत्तर पश्चिम प्रांत की बात कर रहे हैं, सागर नर्मदा जो क्षेत्र है उसको किसमें शामिल कर दिया गया, यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम जो प्रांत बनाया गया था। यही उत्तर पश्चिम प्रांत 1857 के बाद जब जो शासन है वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएगा, महारानी के अंदर आ जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि 1861 में हमने एक प्रोविंस देखते हैं, एक प्रांत देखते हैं जिसे मध्य प्रांत बोला गया है, सेंट्रल प्रोविंस बोला गया है, जो कि स्वतंत्रता के बाद हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पार्ट ए के रूप में जाना जाता था, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भी शामिल था, ठीक है। तो पहले ये बना कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, 1835 के काल में, ठीक है। और ये जो सागर नर्मदा टेरिटरी थी, जो क्षेत्र था किसका, अंग्रेजों का, वो किसके अंतर्गत मर्ज कर दिया गया, इस प्रोविंस, इस प्रांत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो जब 1861 में नया एक्ट आया तो हम ये देखते हैं कि वहां पर सेंट्रल प्रोविंस या फिर मध्य प्रांत जो क्षेत्र है, जो कि स्वतंत्रता के बाद
किस रूप में जाना गया, पार्ट ए के रूप में जाना गया, मध्य प्रदेश के पार्ट ए के रूप में जाना गया। उसमें से क्या किया गया था, इससे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से सागर नर्मदा टेरिटरी को किसमें शामिल कर दिया गया था, 1861 में। इसे आगे चलकर सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज को हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिम जो प्रांत है वो भी इंपॉर्टेंट है। सागर नर्मदा जो क्षेत्र है उसका अगर हम उसको देखें तो निर्माण कब हुआ, यहां पर फॉर्मेशन कब हुआ है, यहां पर 1820 में हुआ है, और बाद में आगे चलकर किसमें शामिल कर दिया गया, इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में शामिल कर लिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ के प्रबंधन के लिए एक यहाँ पर कमेटी बनाई जानी थी, और कमेटी बनाई जाने के लिए जो ब्रिटिश एजेंट था मार्टिन बर्ड वो यहाँ पर आया था। और मार्टिन बर्ड जो कमेटी है वो 1833-34 में यहाँ पर बनती है, और 1833-34 में उनके द्वारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से किसी प्रकार के टैक्सेस वगैरह आ नहीं रहे थे, तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, तो उसके लिए एक व्यक्ति को भेजा था। कौन थे, मार्टिन बर्ड। ठीक है, और जब मार्टिन बर्ड को यहां पर भेजा गया, ठीक है, तो मार्टिन बर्ड ने यहां पर जो है टैक्सेस जो है वो क्या कर दिए। पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि सभी पर यहां पर टैक्स जो है लैंड टैक्स वगैरह लगना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने एक जो नई व्यवस्था चालू की वो थी 20 साला बंदोबस्त। 20 साला बंदोबस्त या 20 ईयर सेटलमेंट का मतलब यहां पर क्या है, तो मतलब उन्होंने ये सीधा सीधा बोला कि 20 साल तक किसी प्रकार से भी जो टैक्स है वो कम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब दो बातें मिलती है हमें कमेटी की, जो यहां पर सिफारिश होती है वो हमें क्या मिलती है, यहां पर एक मिलता है क्या कि यहां पर जो कर है, ठीक है, वो 20 सालों तक कम नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद यहां पर कर बढ़ाने की भी मांग जो है इस कमेटी द्वारा की गई थी, ब्रिटिशर्स को यह बात सिफारिश की गई थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1835 का 20 साला बंदोबस्त या 20 ईयर सेटलमेंट ऑफ 1835 यहां पर लागू हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो अंग्रेज है वो एक्शन में आ जाते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने यहाँ पर कर जो टैक्स है वो पे नहीं किया था, ठीक है, और लंबे समय तक उनके ऊपर ये जो टैक्स है वो लगा हुआ था और वो पे नहीं कर पाए थे, तो उनको लेकर वहां पर कोर्ट के द्वारा डिक्री जारी कर दी जाती, ठीक है, एक फरमान जारी कर दिया जाता है, और वही कि गिरफ्तारी तक की बात आ जाती है कि फरमान वही कि आप या तो टैक्स भरिए या तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर देखते हैं कि यहां पर ये जो बात है वो कहां पर आ जाती है, 1842 में। और 1842 में जो मुख्य रूप से जो दो राजा है, एक जवाहर सिंह बुंदेला और जो दूसरे हमें मधुकर शाह दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ जब ये डिक्री चालू होती है तो यहीं से वो बुंदेलखंड में किसको स्टार्ट करते हैं, इस रिवॉल्ट या इस रेबेलियन को स्टार्ट करते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, बुंदेला रेबेलियन। ठीक है, तो मेन जो रीजंस हैं, अगर उन रीजंस की बात करें कि क्या मुख्य कारण रहे बुंदेला रिवॉल्ट के, तो उन बुंदेला के रिवॉल्ट के अगर हम मेन रीजंस की बात करें तो मुख्य कारणों में हमें क्या दिखाई देता है कि 1833-34 द लैंड टैक्स रेट वाज इंक्रीज्ड बाय अ कमिटी हेडेड बाय मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 1833-34 में इन्होंने लैंड टैक्स बढ़ाने की बात की थी। मुख्य रूप से मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा भूमि कर की दर बढ़ा दी गई। ठीक है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सभी के लिए जो रेवेन्यू है वो कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। मतलब समिति की जो सिफारिश थी उसके अनुसार कंपनी सरकार ने यहाँ के सभी लोगों के लिए जो राजस्व है वो अनिवार्य कर दिया था। तो हर एक के ऊपर अब क्या जो टैक्स था वो मैंडेटरी हो गया था, कंपलसरी यहाँ पर हो गया था। उसके अलावा हमने किसकी बात की थी, यहाँ पर 20 ईयर सेटलमेंट चालू हुआ था 1835 का, 1835 का 20 वर्षीय बंदोबस्त शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये एक कारण था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर मुख्य रूप से देखें तो रिडक्शंस इन दी राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड evicting them from the land and issuing decrease orders against them। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी तक जो राजस्व कलेक्ट करते थे वो कौन थे, यहाँ पर जो जमींदार थे, तो जमींदारों को सीधा सीधा यहाँ से हटा दिया गया। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम खुद इस चीज को कलेक्ट करेंगे, और जो इनके अधिकार थे उनसे बेदखल कर दिया गया था। अभी तक जो पेशवाओं से अधिकार मिले थे, अब वो अधिकार ब्रिटिश काल में जो है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके खिलाफ फरमान डिक्री भी जारी हो गई। उसके अलावा हम देखें तो पुलिस की अनुमति के बिना उन्हें हथियार रखने और बिक्री पर भी वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो क्या बन सकता है कि बुंदेला रेबेलियन
के क्या कारण थे। ठीक है, यहाँ पर मेन रीजंस क्या थे उस बुंदेला रिवॉल्ट के जो 1842 में हुआ था। तो यहाँ पर हम इसे 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं मेन कौन से हैं, तो इन 4 पॉइंट्स को आप याद रखो। क्या 1834 में मार्टिन बर्ड की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो टैक्सेस है वो इंक्रीज कर दिए गए थे, सभी के लिए कंपलसरी कर दिए गए थे। दूसरा 20 ईयर सेटलमेंट आया था 1835 में, जिसमें यह कहा गया था कि किसी प्रकार से 20 सालों तक अभी तो किसी प्रकार से कर जो है, जो टैक्स है उसमें कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो मैंडेटरी किया था वो 20 सालों के लिए कर दिया गया था। उसके अलावा हमने क्या देखा, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो यहाँ पर कम कर दिए गए, और कुछ लोगों को डिक्री यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया गया, फरमान जारी कर दिया गया, जिसके माध्यम से उनके जो राइट्स हैं उन्हें यहाँ से बेदखल करने की बात की गई थी। उसके अलावा इनको आर्म्स वगैरह या जो हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, अब अगर इस इंसिडेंट को थोड़ा सा हम देखें तो इसी को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से और लिखा है। ठीक है, कि होता क्या है यहां पर जो बुंदेला रिवॉल्ट है, तो इन 1818 व्हेन लॉर्ड हेस्टिंग डिपोज्ड द पेशवा द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सागर एंड दमोह इन एमपी केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, आफ्टर व्हिच द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ प्रोविंस कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड मर्ज्ड दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्या 1818 में जब लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा क्या किया जाता है, पेशवा को पदच्युत कर दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो सागर और दमोह जिले थे वो किसमें आ जाते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाते हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र थे। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां पर क्या बनाया गया था, अंग्रेजों द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया था, और ये जो दोनों जिले थे वो इसमें शामिल कर दिए गए थे। उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो 1820 में यहां पर जो सागर नर्मदा रीजन बनाया गया था, ठीक है, जो सागर नर्मदा टेरिटरी क्षेत्र बनाया गया था, और बाद में इसे उत्तर पश्चिम में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था उसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब वो किसके अंदर आ गया था, गवर्नर जनरल के एजेंट के नियंत्रण में आ गया था, गवर्नर जनरल के एजेंट के नियंत्रण में आ गया था, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया था एजेंट भी। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट एजेंट का हुआ था वो कहां पर बैठता था, वो जबलपुर में बैठता था। प्री की बेसिस पर बात करें तो जो अपॉइंटमेंट था उसका जो एजेंट है वो जबलपुर में बैठता था। ठीक है, यहां पर तो हम देखते हैं, द लैंड्स और लॉर्ड्स इन सागर नर्मदा रीजन वर मेनली गोंड, लोधी एंड बुंदेला राजपूत। तो मुख्य रूप से यहां पर जो क्या जमींदार कौन कौन थे, गोंड थे, हम देखते हैं कि गोंड का ही क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लोधी थे। ठीक है, अवंतीबाई लोधी जो हम नाम देखते हैं। ठीक है, तो ये बुंदेला राजपूत यहाँ पर रूल कर रहे थे, ये यहाँ पर जमींदार थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमें देखते हैं कि एक इंट्रोडक्शन के रूप में कि हम यहाँ पर कौन लोग थे, ठीक है, क्या क्या हुआ, कि एक इंसिडेंट था, शुरुआत कहां से हुई, और फिर उसके बाद हम 1842 के सीधे सीधे इंसिडेंट में आ जाएंगे। With the settlements in these districts, a large number of old landlords were depossessed. Some of them owed state revenue. Legal action was, ठीक है, state revenue legal action was taken against them. ठीक है, and period they after being harassed for a long period they were deprived of their land and property. ठीक है, इन जिलों में जो बसावट के साथ ही बड़ी संख्या में क्या बड़े जो पुराने जमींदार थे उनको बेदखल कर दिया गया। ठीक है, हमने जो पीछे देखा, साथ में कुछ लोगों के ऊपर क्या यहाँ पर राजस्व बकाया था, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या की गई, कानूनी कार्यवाही की गई, लंबे समय तक उन्हें परेशान किया गया, और बाद में उनकी जो जमीन है और जो संपत्ति है उससे वंचित कर दिया गया, उससे निकाल दिया गया। ठीक है, जो बुंदेला थे यहाँ पर, जो गोंड थे, जो लोधी थे, ठीक, जिनको हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि उसके मेन रीजन आपको क्या 4 पॉइंट्स के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट जब 1842 में ये सारी चीजें बनी, ये कंडीशन बनी, और उसके बाद जो है 1842 का यहाँ पर रिवॉल्ट होता है। ठीक है, तो हम मेनली अगर यहाँ पर देखें तो किस प्रकार का हमें जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो किस प्रकार से दिखाई देती है, उसकी अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक राजा थे, राजा परीक्षित। ठीक है, मुख्य रूप से काशी में एक बुढ़वा मंगल समारोह होता था, गंगा घाटी के बीच में बुढ़वा मंगल, जहां पर लोग मिलते थे और कुछ योजनाएं बनती थी कई बार, जो ये समारोह होते थे। तो जो यहाँ पर परीक्षित राजा थे, कहाँ के, जैतपुरा के। ठीक है, जैतपुर के, उन्होंने क्या किया, ये बोला कि हमें बुढ़वा मंगल, जो काशी में बुढ़वा मंगल जैसा समारोह होता है, ऐसे ही हमें बुंदेलखंड में इस प्रकार का बुढ़वा मंगल समारोह करना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए कि हम एक साथ जुटकर हम ये तय करें कि हमें किस प्रकार से ब्रिटिशर्स से लड़ना है, अंग्रेजों से लड़ना है। ठीक है, यहां से जो इंसिडेंट की शुरुआत देखी जाती है। जैतपुर के राजा परीक्षित ने बुंदेलखंड में काशी के बुढ़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का विचार दिया गया। ठीक है, द सेंटर ऑफ द बुंदेला रेबेलियन
was the northern part of the सागर। तो मेनली ये शुरुआत कहां से होती है, तो कौन से, सागर के उत्तरी क्षेत्र से यहां पर शुरुआत हुई है किसकी, बुंदेला रेबेलियन की। दिस रेबेलियन स्टार्टेड इन मार्च 1842। तो ये जो बुंदेला रेबेलियन है, बुंदेला रिवॉल्ट 1842 का है, वो कब से शुरू हुआ था, मार्च 1842 से शुरू हुआ था। द बुंदेला लैंडलॉर्ड्स ऑफ मौजा चंद्रपुर नियर झीकम वर जवाहर सिंह। तो चंद्रपुर से यहां पर जवाहर सिंह थे, ठीक है, और नरहुत के यहां पर मधुकर शाह थे, ठीक है। ये जो सवाल है कई बार प्री वगैरह में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो नरहुत के मधुकर शाह और मौजा चंद्रपुर के जवाहर सिंह, ठीक है। तो यहां पर केंद्र जो था वो सागर था, मार्च 1842 में शुरू हुआ, ठीक है। मौजा चंद्रपुर के बुंदेला जमींदार जवाहर सिंह और नरहुत के यहां पर जमींदार कौन थे, मधुकर शाह। और जब इनके खिलाफ आदेश और फरमान जारी किया गया तो इन्होंने यहां पर विद्रोह शुरू कर दिया। तो इनके ऊपर जो बकाया राजस्व था, जब इनके ऊपर सिविल कोर्ट के द्वारा फरमान या डिक्री जारी की गई, जो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू था, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये न्यूज इनके पास आती है तो उन्होंने क्या किया, यहां पर विद्रोह शुरू किया और कई पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया और आसपास के जो टाउन्स थे, जो नगर थे, जो शहर थे, उनको लूटना यहां पर शुरू किया। फरमान की खबर उन तक पहुंची, उन्होंने विद्रोह कर दिया और पुलिस अधिकारी को मार डाला। जैसे ही उन्होंने विद्रोह किया, हर जगह जो ये विद्रोह है वो बड़ा कोठा, ठीक है, और लगभग 1 साल तक चला। तो इसीलिए जो विद्रोह है वो 1842 से शुरू होता है, लेकिन इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1843। कहीं कहीं पर हमें यह भी जानकारी मिलती है कि लगभग 18 महीने तक ये जो विद्रोह है वो चला था, लगभग 18 महीने तक ये विद्रोह चला, ठीक है, और उसके बाद ये समाप्त हो गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो इसकी शुरुआत है वो कहां से दिखाई देती है, सागर से दिखाई देती है। लेकिन अगर हम सागर के बाद यहां पर देखें तो जब इसकी जो खबर है किस क्षेत्र में, जबलपुर में पहुंचती है, तो यहां पर अप्रैल 1842 में जो है कौन, हीरापुर के हृदय शाह, ठीक है, उस समय पर ये जबलपुर में आता था। आज के समय प्रेजेंट में हम देखें तो ये जो जिला है, ठीक, मतलब सॉरी, जो ये तालुका है वो मेनली नरसिंहपुर में आती, ठीक है। हम देखते हैं कि पहले नरसिंहपुर जैसा कुछ नहीं था, जबलपुर क्षेत्र ही सीधा सीधा कहलाता था। तो ये हीरापुर के जो तालुका के हृदय शाह थे, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो रिवॉल्ट है, जो रेबेलियन है, शुरू किया गया, ठीक है। अप्रैल 1842 में प्रारंभ में विद्रोह की आग जब जबलपुर तक पहुंची तो यहाँ विद्रोह जो है वो हीरापुर तालुका के राजा हृदय शाह थे, ठीक है। यहाँ पर जो विद्रोही थे, मुख्य नेता थे। उसके अलावा कुछ और अगर लीडर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक नाम और दिखाई देता है, ठाकुर हिंदूपत, ठीक है। मुख्य रूप से जबलपुर में जो दूसरा नेता वो कौन था, कटरा बलखेड़ा के ठाकुर हिंदूपत थे, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि 1842 का जो रेवोल्यूशन था, सॉरी रिवॉल्ट था, मेनली रेबेलियन था, विद्रोह था, ठीक है, उसमें जबलपुर से एक और व्यक्ति थे, कौन, ठाकुर हिंदूपत। आप ये तो पढ़ते ही हो राजा हृदय शाह का नाम, लेकिन साथ में हमें बलखेड़ा के या बेलखेड़ा के कौन, ठाकुर हिंदूपत का भी नाम हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विद्रोह हुआ। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है प्री के हिसाब से है कि और कौन कौन इस बुंदेला विद्रोह में शामिल हुआ था। तो ढिल्लन शाह, मदनपुर के ढिल्लन शाह, ये भी नरसिंहपुर में आता है। हीरापुर के हृदय शाह हमने देख लिया। राजा परीक्षित जैतपुर के राव वसंत सिंह जो थे वो जागीरदार थे चिरकांव के, ठीक है। इसके अलावा झीझन के दीवान बुंदेला, मधुकर शाह कहां के थे, आपके नरहुत के, और चंद्रपुर के हमने देखा था अभी जवाहर सिंह बुंदेला। तो ये प्री के हिसाब से आप इसका अगर चाहो तो आप लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको कई बार प्री में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कई बार जो क्वेश्चन है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए इसको आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, सप्रेशन ऑफ बुंदेला रेबेलियन। तो हम ये देखते हैं कि जो बुंदेला रेबेलियन था, ठीक है, उसको दबा दिया गया था। जो बुंदेला रिवॉल्ट है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, ठीक है। अभी अगर हम उसके फेल होने के कारण, उसके असफलता के कारणों की चर्चा करें तो उसमें जो हमें सबसे बड़े कारण दिखते हैं वो ये दिखते हैं कि अभी हमने देखा कि जबलपुर से जो है हीरापुर हृदय शाह अलग लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ठीक है, तो वहां पर सागर क्षेत्र में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो मेनली हम ये देखते हैं कि ये जो रेबेलियन हुआ, रिवॉल्ट हुआ, तो उसमें किसी प्रकार की यूनिटी नहीं थी, ठीक है। सब लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वे में जो है अपने अपने कारणों के कारण यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। अगर वो साथ आकर लड़ते, ठीक है, तो हो सकता था कि ये जो रिवॉल्ट है उसमें इनको सक्सेस मिलती, लेकिन अलग अलग लड़े, ठीक है, तो उसके कारण जो है ये जो रिवॉल्ट है वो ज्यादा टिक नहीं पाया और फेल हो गया, ठीक है। एक जो बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि कुछ जो थे इस क्षेत्र में कुछ गद्दार राजा भी रहे, हम गद्दारी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया और इन जो रिबेल्स थे उनको क्या कर दिया, यहां पर पकड़वा दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर यहां पर ये इनमें यूनिटी नहीं थी या ये फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट थे, तो दूसरी तरफ हम देखें तो इनके जो अगेंस्ट थे वो एक प्रकार से हम देखें तो वेल इक्विप्ड आर्मी थी उनके पास, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनके पास यहाँ पर मेनली गन्स थी, और हम ये देखते हैं, और उनमें क्या थी, एक बिल्कुल व्यवस्थित जो थी क्या यहाँ पर एक सेना थी। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो
यहाँ पर बुंदेला रेबेलियन थे या रेबल्स थे, उनके पास इस प्रकार की कोई सेना नहीं थी और वो अलग अलग इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। किसी प्रकार की योजना नहीं थी कि किस प्रकार से हम इस सक्सेस को पाएंगे। इसीलिए एक बड़ा कारण बना कि ये आसानी से जो रिवॉल्ट है उसको सप्रेस कर दिया गया, इसे दबा दिया गया। ठीक है, तो ये बुंदेला जो विद्रोह था उसका जो दमन किया गया, ठीक है, उसका जो दमन किया गया, तो किस प्रकार से दमन हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं शाहगढ़ के बख्तवली, शाहगढ़ के जो बख्तवली थे 1842 में ही वो इस गद्दी पर बैठे थे शाहगढ़ में। ठीक है, तो कुछ कारणोंवश जो है, वैसे तो हम देखेंगे 1857 में जो है इन्होंने शाहगढ़ में बहुत मेनली जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजों का विद्रोह किया था। ठीक है, अंग्रेजों को दबाया था, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने में बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन 1842 में हम देखते हैं कि 1842 के बुंदेला विद्रोह में हम ये देखते हैं कि जो उनकी भूमिका थी वो कैसी रही, कि उन्हें अंग्रेजों की तरफ से लड़ना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों का साथ देना पड़ा था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि बख्तवली जो सागर जो है वो सागर में ही आता है। ठीक है, उन्होंने हृदय शाह को पकड़ा दिया और ढिल्लन शाह को पकड़वा दिया था। ठीक है, साथ में हम देखते हैं कि राजा जो रतन सिंह चरखारी हैं, उन्होंने राजा परीक्षित को क्या करवाया था, गिरफ्तार करवाया था, अरेस्ट करवाया था। बख्तवली की सहायता से हृदय शाह और ढिल्लन शाह को पकड़ा गया। चरखारी के राजा रतन सिंह ने राजा परीक्षित को गिरफ्तार करवाया। इसी प्रकार हम देखें जवाहर सिंह जो बुंदेला है, उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, सरेंडर कर दिए थे। जिसमें एक नाम जो हमें दिखता है वो किसका दिखता है, गणेश जी का। और उन्होंने किसके सामने सरेंडर किया था, हैमिल्टन के सामने यहाँ पर सरेंडर किया था। जवाहर सिंह बुंदेला ने हैमिल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। और उसके अलावा गणेश जी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा देखें तो मधुकर शाह और गणेश जी ने जो है नरहुट में, वो कहां पर किया था, ये बानपुर कहां पर आता है, तो ये आता है ललितपुर और अशोक नगर के पास में, चंदेरी के पास में। ठीक है, तो इन्होंने मुख्य रूप से वहां पर क्या किया था, यहाँ पर अरेस्ट हो गए थे। मधुकर शाह को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी, मधुकर शाह वाज हैंग, और गणेश जी को यहाँ पर लाइफ एग्जाइल, मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र से निर्वासन दे दिया गया था कि उस क्षेत्र में आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ठीक है, मधुकर शाह और हृदय शाह का जब जैसे ही क्या होते हैं वो हार जाते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो विद्रोह था वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, दबा दिया गया है और समाप्त कर दिया गया है। तो लगभग जब इनका अरेस्ट हो जाता है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद लगभग 1843 में जो है ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो 1800 मतलब लगभग देखें तो 18 महीने तक चलने वाला ये जो विद्रोह था आसानी से दबा दिया गया। उसके अगर हम मुख्य कारणों की बात करें, ठीक है, कि क्यों इसका ये क्यों फेल हुआ, ठीक है, तो ये जो फेल हुआ उसके अगर मुख्य कारणों की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है क्या, कि इनके पास यूनिटी नहीं थी, एक कॉमन लीडरशिप की कमी थी। ठीक है, एक मत यहाँ पर साझा नेतृत्व का अभाव था। उसके अलावा हम देखें तो जो बुंदेलखंडी चीफ्टेन्स थे, ठीक है, वो जो लड़ रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंट वे में लड़े। ठीक है, एक अकेले होकर, अलग अलग होकर यहाँ पर लड़ना चुना। ठीक है, तो मेनली ये था कि अगर वो एक साथ लड़ते तो हो सकता था कि ये जो बुंदेला रिवॉल्ट है वो मेनली क्या होता, सक्सेसफुल होता। अलग अलग लड़ रहे थे। जबकि हम देखें अगर उनके अगेंस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सेना थी वो वेल इक्विप्ड और वेल लेड ब्रिटिश आर्मी थी। ठीक है, जिसने आसानी से ही क्या कर दिया, ये जो अचानक से हुए विद्रोह को आसानी से क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, उनके खिलाफ जो अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना थी, उसने अचानक हुए हमले पर काबू कर लिया था। उसके अलावा हम देखें तो इस क्षेत्र में जो कुछ क्या थे, ट्रेटर किंग्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश को हेल्प किया था इनको पकड़वाने में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिवॉल्ट के, इस रेबेलियन के, ठीक है, असफल होने के कारण क्या थे, क्या कारण थे। तो उसमें हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स देख लिए कि आराम से आप एक अगर 7 मार्कर क्वेश्चन भी अगर इतना लेवल पर भी आ जाता है तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, इस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, उसके अलावा हम देखें कि जब ये रिवॉल्ट समाप्त हो गया तो इसके क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो परिणाम के रूप में जो हम दिखाई देता है कि मेनली ये एक प्रकार का मास मूवमेंट तो था नहीं। ठीक है, लेकिन कई जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर बेसिस पर हम देखते हैं कि वो उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, इस रिवॉल्ट को क्या किया था, शामिल हुए थे। तो हम ये देखते हैं कि बुंदेला जो रिवॉल्ट था उसके होने के बाद जो इंपैक्ट मेनली हम देखते हैं वो किस पर पड़ा, एग्रीकल्चर पर पड़ा। और एग्रीकल्चर पर पड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि कंपनी ने क्या कर दिया, यहाँ पर मेनली जो लैंड टैक्स था उसमें 10% की यहाँ पर क्या दे दी थी, छूट दे दी थी, ताकि पीपल्स का जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या कर पाया जा सके, सपोर्ट पाया जा सके, ताकि ऐसा रिवॉल्ट दोबारा नहीं हो। उसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो जनरल लॉर्ड एलेनबर्ग थे, उन्होंने ये देखा कि मेनली ये जो रिवॉल्ट हुआ उसका जो एक सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, इन पर अत्याचार करते थे, इनको बहुत ज्यादा दबाते थे, इनका ऑपरेशन करते थे। इसलिए हम ये देखते हैं कि मेनली जहां जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स थे, ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स थे उनका सभी का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। और यहाँ पर मेनली हम किसको देखते हैं कि यहाँ पर किसको लाया गया, स्लीमैन को लाया गया।
ठीक है। आगे चलकर जब ये 14-2 का जो ये रेबेलियन है वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑफिसर है वो कौन बना, कर्नल रेबेलियन बना, ठीक है। पहले कौन था, सी फ्रेजर था वैसे देखा जाए, हेड जो था, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्लीमैन उसकी जगह हो गया। जितने भी ऑफिशियल्स थे वो यहाँ से हटा दिया कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, यहाँ पर करप्शन कर रहे थे, साथ में उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। तीसरी चीज हम यहां पर देखते हैं कि जो भी जस्टिस सिस्टम था उस जस्टिस सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटाया गया, जितनी भी यहां पर कमी थी, ठीक है। उसकी जगह हम देखते हैं यहां पर सिविल जज और सेशन जज को है वो अलग अलग अपॉइंट किया गया। क्रिमिनल केसेस को लेकर सिविल और जो सेशन जज है उसको निजामत कोर्ट के अंदर डाल दिया गया। आपराधिक मामलों के लिए जो सिविल और सेशन जज थे वो निजामत अदालत के अधीन आ गए। अब इस रिजल्ट का, ये जो रिवॉल्ट था उसका जो एक परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जो अगले मतलब 15 साल बाद जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ वो 42 के इंस्पिरेशन से होकर हुआ कि 42 में जो कुछ गलतियां हुई थी, ठीक है, वो 57 में नहीं होनी चाहिए। तो हम एक रिजल्ट के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि उसी का परिणाम था कि 1857 में ये जो तालुकदार थे, ठीक है, जो तालुकादार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे और जागीरदार थे, वो 1842 के रिवॉल्ट के बाद, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि बख्तवली जो है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बख्तवली, अब बख्तवली जो है, ठीक है, वो शाहगढ़ के सागर के थे। उन्होंने 1842 में यहां पर किनका साथ दिया था, ठीक, मुख्य रूप से यहां पर ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि शाहगढ़ सागर क्षेत्र से अगर हम बात करें तो जो मुख्य विद्रोही 1857 के रहे वो राजा बख्तवली का नाम हमें दिखाई देता है, ठीक है। उनके जो एक कमांडर थे बौद्धन दौआ, उसके अलावा हम बात करें तो मर्दन सिंह जूदेव वगैरह जो थे वो इस 1857 के विद्रोह में बुंदेलखंड में शामिल रहे। तो वो भी क्या है, इस 1842 के विद्रोह का यहां पर क्या है, ठीक, मेनली एक परिणाम के रूप में हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने इसके कारणों को समझा है, ठीक है। तो मेनली हमने आज 2 टॉपिक पढ़े। इन 2 टॉपिक की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें हमने 1857 के पहले होने वाले, ठीक, 2 विद्रोहों की चर्चा की है। और ये जो 2 विद्रोह थे वो कौन कौन से थे, एक भील हो गया और दूसरा बुंदेला रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। दोनों ही विद्रोह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही जो क्वेश्चन है वो बन चुके हैं और इनसे आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो बनने की संभावनाएं रहेंगी, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। आपको ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा कल्पाक्ष की, ठीक है। इसी के साथ हम अगला जो पार्ट है वो 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अगले वाले या अगले वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।